जिस विषय पर आप सब लोग अपने वक्तव्य दे रहे हैं वो विषय मेरे लिए बहुत नया है। मैं इसका बहुत ज़्यादा जानकार भी नहीं हूँ, पर देश के नागरिक होने के नाते मैं इसके महत्व को पूरी तरह से समझता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया की बात की है और मेक इन इंडिया को अगर हमको सक्सेस स्टोरी बनानी है तो हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। हमारे देश में टोटल जो जीडीपी है उसमें से 14 से 16% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, 22 से 24% जो है वो हमारे यहाँ नहीं, 12 से 14% एग्रीकल्चर सेक्टर से है और 18 से 22% तक जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है और 52 से 54% तक जो है वो सर्विस सेक्टर से है। वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं भी किसी भी देश में 30% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और इसलिए हमारे देश में अगर रोजगार की निर्मिति करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर बढ़ावा देना है तो उसमें जो सेक्टर इम्पोर्टेंट है उसमें डिफेंस का सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे विभाग में सागरमाला का जो प्रोजेक्ट हमने जिस पर काम कर रहे हैं उसमें 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट पोर्ट रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट रेल कनेक्टिविटी और मैकेनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट के लिए है और मुझे इस बात की खुशी है कि 3 साल में 1,38,000 करोड़ के कार्यों का वर्क ऑर्डर दिए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2 साल में हम 2.5 से 3 लाख करोड़ के ऑर्डर इस सेक्टर में देंगे। जो हमने फॉरेन कंसल्टेंट से अध्ययन करने के लिए बताया था उन्होंने जो रिकमेंडेशंस हमको दिए उसमें से 120 में से 85 रिकमेंडेशन हमने इम्प्लीमेंट किए और जिसका परिणाम हुआ कि पिछले साल हमारे सब पोर्ट प्रॉफिट में हमको 4,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ, इस साल 5,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ और अगले साल हम लोग 7 से 8,000 करोड़ प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे सेक्टर्स में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, नॉर्म्स है, उसके आधार पर सभी बातों में काफ़ी सुधार हुआ है और इसलिए स्वाभाविक रूप से डिफेंस का भी संबंध हमारे क्षेत्र से आता है। हमारा जो कोचिन शिपयार्ड है वो एक स्टेट ऑफ आर्ट ऐसे हमारे देश में बहुत अच्छा शिपयार्ड है और उन्हें देश के इतिहास में नेवी के लिए बहुत अच्छे बड़े वॉरशिप्स उन्होंने बनाए हैं। हमारे डिफेंस में भी काफ़ी रिसर्च होता है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिसर्च, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको मोटे तौर पर हम नॉलेज कहते हैं एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारे देश का फ्यूचर है। स्वाभाविक रूप से हमारे देश में जनता भी अपेक्षा करती है कि इसमें प्रगति और विकास की ओर हम गति से बढ़ें और इसके लिए सभी लोगों की अपेक्षा है, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी अपेक्षा है, आप सबकी भी इच्छा है और हम सब की मन में ये भावना भी है, पर इसमें गतिशीलता आने के लिए कुछ बातों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। शायद मैं गलत होगा तो उसको छोड़ दीजिए, सही होगा तो उसको स्वीकार करिए। हमारे सेक्टर में विशेष रूप से रोड सेक्टर में हमने जो 4.5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट 3 साल में दिए उसमें एक बात मेरे ध्यान में आई कि कोई प्रेजेंट सिस्टम में इनोवेशन को और नए टेक्नोलॉजी को सरकार में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण ये है कि हमारी सिस्टम जो है वो थोड़ी सी डिमोरलाइज हुई है। जब कोई इनिशिएटिव लेकर प्रयोग होता है तो उसमें कभी फेल्यूर भी होता है, कभी सक्सेस भी होता है। और फेल्यूर हुआ तो मीडिया में और बाकी लोगों में इतना क्रिटिसाइज होता है कि आदमी सोचता है कि कोई नए प्रयोग करने के बजाय जैसा चलना है वैसे चलने दो, रिस्क मत लो, और इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे सिस्टम में दिखता है। मैं तो सरकारी नौकर नहीं हूँ इसलिए मुझे बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है तो मैं तो सच बात बोलते समय संकोच नहीं करता और मैं ये भी मानता हूँ कि बीइंग ए पॉलिसी मेकर अगर सिस्टम नहीं बदलती है तो केवल बदलती नहीं है इतना कहकर मैं अपने जिम्मेदारी से छूट नहीं सकता। मतलब बाय हुक और क्रुक
सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा, और बदलने का काम मेरे ऊपर है, सिस्टम के ऊपर है, पॉलिटिशियन के ऊपर है, मंत्रियों के ऊपर है। वी आर द पॉलिसी मेकर, और सिस्टम में बाकी लोग एग्जीक्यूशन का काम करते हैं। दुर्भाग्यवश हम एग्जीक्यूशन का काम करने लगे, बदली और ट्रांसफर का, पॉलिसी मेकिंग का काम ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के पास आया, और उसके लिए स्वाभाविक रूप से मैं उनको भी दोष नहीं देता। एक बात मुझे माफ़ करिए, मेरे अनुभव में मैं जब दिल्ली में आया हूँ तब से एक बात देख रहा हूँ कि दिल्ली के सिस्टम में इंग्लिश डिक्शनरी का एक टाइम नाम का वर्ड गायब हो गया है। ये कहीं दिखता ही नहीं है। अगर आप एक बात का रिसर्च करेंगे कि आपके कितने टेक्नोलॉजी के रिसर्च हुए, कौन से नए प्रोजेक्ट आपने लेने के लिए तय किए, कितने साल में वो बने, इसका अगर एक वाइट पेपर तैयार हो जाएगा तो 8-8, 10-10 साल इसके लिए चलेंगे। एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न देश बनाने की दिशा में ये उचित नहीं है। मैंने अपने टेबल पर एक स्लोगन लिख के रखा, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, आई लाइक ऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। एक दिन बड़ा मैं नाराज होकर, हमारे सेक्रेटरी भी डिफेंस सेक्रेटरी बने, उनको मैंने कहा, इवन आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। अब वही आपके सेक्रेटरी बन गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब वो निर्णय करेंगे। तो निर्णय नहीं करना, यही एक पॉलिसी बनी हुई है, और निर्णय को पेंडिंग रखना। मैं एक बार मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में जब काम कर रहा था, तो एक मीट द प्रेस में पुणे में गया था, तो मैंने एक 3600 करोड़ का टेंडर रिलायंस का रिजेक्ट किया था, और मैं कह रहा था कि 2000 करोड़ में ये रोड बनेगा। तो जब मैं मीडिया में गया तो लोगों ने मुझे पूछा कि आपके पास पैसे कितने हैं, तो मैंने कहा 5 करोड़ रुपए हैं। आप कब पूरा करोगे? तो मैंने कहा 2.5 साल में पूरा करेंगे। तो लोग हंसने लगे, और उनने मुझे कहा कि 2000 करोड़, तो 3600 करोड़ का काम, आपने 97 की बात कर रहा हूँ, जो आज 30-40 हज़ार करोड़ का काम होगा, कि आपने तो, आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं और तो 2.5 साल में आप काम करने की बात कर रहे हो। तो उन्हें एक ने पूछा कि आप क्या हमको मूर्ख समझते हो कि आप कुछ भी कहें और हम लिखते जाएं? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले आपके पास क्या है? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया, वो आपके लिए मत लीजिए, नहीं तो धवल साहब बोलेंगे इनको बुला इसने कहा। मैंने कहा, इफ देयर इज अ व्हील देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो व्हील देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च। और ये कमिटी, सब कमिटी, रिसर्च ग्रुप, सेमिनार, ये होते रहता है, और कभी कभी महसूस करता हूँ कि इसमें जाके अपना टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए, जब कुछ होता जाता नहीं है। तो केवल भाषण देने में क्या बोलूँगा, तो मैं कॉमन आदमी हूँ रोड पर, तो मैं तो यही समझता हूँ। तो मैं पहली एक बात कहनी है कि वी नीड फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वी नीड गुड टीम वर्क, वो है, एंड फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जब तक डिफेंस सर्विसेज में नहीं आएगी, तब तक हम देश की विकास की जो सीमा पर पहुंचना चाहते हैं, हम तक नहीं पहुंच सकते। एक मैंने अच्छा ये निर्णय किया, क्योंकि 3 साल में कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, टेक्नोलॉजी बहुत थी, पर जो लोग बैठे थे वो एक भी आने को नहीं देता। हमारा एक डिपेंडेंट इंजीनियर होता है NHI में, तो मैंने कहा इसका नाम पहले बताओ, ये डिपेंडेंट के बजाय इसको इंडिपेंडेंट इंजीनियर नाम था उसका, इंडिपेंडेंट इंजीनियर। मैंने बोला इसका नाम बदलो, ये डिपेंडेंट इंजीनियर रखो। तो मैं उनको पूछता था, तुम इतने अनुभवी हो, तुम सच नहीं बोलते हो, तुम्हें बोलने में हिम्मत नहीं है, सच क्यों नहीं लिखते हो? तो हमारे इसमें ऐसी सिस्टम थी कि वो कोई भी रिमार्क लिखने के पहले ऑफिसर को पूछ कर फिर लिखता था। तो इंडिपेंडेंट, फेयर, ट्रांसपेरेंट के कंसेप्ट में वो पूरा इंडिपेंडेंट के बजाय डिपेंडेंट इंजीनियर बन गया था। तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती थी। तंग आकर 3 साल के बाद मैंने एक सोल्यूशन निकाला, आप जरूर विचार करिए गुप्ता साहब इसका। मैंने IIT के 3, मुंबई IIT, दिल्ली 3-4 IIT के हेड को सिविल इंजीनियरिंग के लिए उनको पकड़ा, 2 रिटायर्ड लोगों को पकड़ा, 7 लोगों की कमेटी बनाई है, वो डिक्लेयर कर रहा हूँ। और एनी इनोवेशन एंड एनी टेक्नोलॉजी जिसको लाना है, वो कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन करें, और कमेटी ने अगर उसको क्लियर किया तो इनोवेशन का हम लोग उपयोग करें। दूसरा, हमारे अधिकारी, वो सरकार में ऐसी माइंड सेटअप चलता है, उसने लिख के रखा था कि अगर नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया और उससे अगर कॉन्ट्रैक्ट में बचत होगी, फ़ायदा हुआ, तो आधा सरकार का, आधा कॉन्ट्रैक्टर का। मैंने कहा ये निकालो क्लास,
पूरा फायदा उसका। एक बार लेगा, दूसरे बार सब लोग उसकी कॉपी करेंगे, तो उससे इनोवेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रमाण में आएगी। और इसलिए काफ़ी बड़े प्रमाण पर चेंजेस करने के लिए एक माइंड सेटअप की आवश्यकता है। मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, लोग गलती से मुझे बहुत लोग समझते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे इंजीनियरिंग का कुछ नहीं समझता। तो मैं जब सिंगापुर में गया था तो मैंने देखा स्लिक डिज़ाइन के फ्लाईओवर्स हैं। तो हमारे यहाँ मैं आने के बाद हमारे सेक्रेटरी को, महाराष्ट्र में मंत्री था, मैंने कहा आपके डिज़ाइन इतने गंदे होते हैं और वहाँ अच्छे होते, तो वहाँ की लैंड में, सैंड में, सॉइल में कोई फ़र्क है क्या? बोले नहीं है। तो मैंने बोला आप क्यों नहीं बदलते हैं? तो बोले हमारा कोड नहीं चलता, कोड हमारा अभी चेंज नहीं हुआ है। तो कोड कौन चेंज करता है? बोले IRC चेंज करती है। तो ये इंजीनियर लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है IRC। तो मैंने देखा कि ये हर साल अपने पति पत्नी बच्चों के साथ कोई हिल स्टेशन पर जाते हैं और IRC की एक कॉन्फ्रेंस होती है। मैं भी उसकी 4-5 बार चीफ गेस्ट रहा हूँ। कभी श्रीनगर में होती है, कहीं होती है, कोई लोग अपने निबंध पढ़ते हैं, फिर कोई भी थोड़े बहुत स्वीकारते हैं और 2-4 दिन रहकर सब पति पत्नी परिवार के साथ वापस आ जाते हैं। तो ये हमारी रिसर्च वाले हैं। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं बदलते ये कोड? तो बोले इसके लिए 10 साल लगेंगे। फिर वह जल्दी करो तो बोले 5 साल लगेंगे। फिर मैंने कहा तब तक तो मैं मंत्री रहूँगा नहीं, ये फ्लाईओवर मुंबई में 55 बोले ऐसे ही बेकार बनोगे। नहीं, मुझे 3 महीने में कोड बदल के चाहिए। बोले संभव नहीं है। मैंने बोला मैं मंत्री हूँ कि आप मंत्री है, सब संभव है। वो सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी अपॉइंट किया। आपको याद होगा गैमन इंडिया में एक सुब्बाराव करके थे, उनको भी मैंने लिया और 3 एक्सपर्ट को दिया। और सुब्बाराव कमेटी की मीटिंग बुलाकर मैंने कहा कि मुझे 3 महीने में कोड चाहिए। तो सुब्बाराव बड़े खड़े होकर सर वी आर वेरी सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। बोला सर ये मेरे इट इज़ इम्पॉसिबल। मतलब इम्पॉसिबल वर्ड मेरे डिक्शनरी में नहीं है, ये मुझे चाहिए नहीं चाहिए। तो करते करते वो कहे कि 6 महीने लगेंगे। बोलो ओके। उन्होंने कोड बदला और वो कोड बदल दिया। उसके बाद में जो फ्लाईओवर बने उसके डिज़ाइन बदल गए। अब ये दिल्ली के फ्लाईओवर और देश के फ्लाईओवर को MSRDC कोड पे बन रहे हैं। वो IRC ने बनाए नहीं कोड, जो कोड मैंने बदला है उसी कोड पर अब देश में फ्लाईओवर हो रहे हैं। तो जिसको कहीं ना कहीं आउट ऑफ बॉक्स सोच कर कोई बात कहेंगे तो उसमें कभी कभी सक्सेस भी हो सकता है, कभी कभी फेलियर भी हो सकता है। अगर ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, ईमानदारी से बोनाफाइड मिस्टेक हुई है तो उसको फॉरगिव और फॉरगेट, उसको छोड़ देना चाहिए। अगर मिस्टेक्स मैलाफाइड है तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करें। अगर प्रयोग करते हैं तो प्रयोग में गलती हो सकती है। अगर रोड में चलने वाले हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए रोड से चलना थोड़ी बंद होता है। तो पहली बात ये इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और रिसर्च जो है इसमें लोगों को खुली छूट देनी चाहिए। आपकी बहुत सी ग्रांट है, बहुत सी कमेटियाँ, कोई पहुँचता ही नहीं आपके पास। कॉमन आदमी पहुँचता नहीं, पहुँचा तो उसको कभी ग्रांट नहीं मिलती, क्योंकि वो इतने झटके मारता है कि तंग आकर वो कभी आता ही नहीं आपके पास। क्योंकि सिस्टम में ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आप लोग नहीं कह सकते, क्योंकि आपको कहने में अड़चन होगी। पर मैं जब कॉमन मैन करके लोगों में जाता हूँ तो बेचारे थक जाते हैं और रिसर्च करना छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड क्वालिटेटिव बनाने के लिए सबसे पहले फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करिए। जॉइंट वेंचर होते हैं, जॉइंट वेंचर में भी समय लगता है। अभी एक नई आए कि वो IB का क्लियरेंस लगता है। अभी मैं अन्यथा मत लीजिए, मुंबई में हमारा एक 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट नेवी के कारण ही बैंड बाजा बज गया उसका। वहाँ एक बड़ा ये बना रही थी, उसकी क्रेन आने वाली थी। वो क्रेन जो है वो चाइना की सबसे सस्ती थी। तो देश में ऐसे 50 क्रेन आई है, पर मुंबई में जो उसने लगा दिया ठप्पा कि चाइना की क्रेन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ला सकते। उसमें बैच चढ़ चढ़ के पूरा खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्टर खत्म हो गया। अब वो प्रोजेक्ट का करना क्या? फिर अब मनोहर पर्रिकर मंत्री बने, मैंने उनको कहा कि ये क्रेन से में अंदर क्या ट्रांसमीटर आता है क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा है इसमें डिफेंस सिक्योरिटी का प्रॉब्लम क्या है। फिर उन्होंने इंक्वायरी की, एक जगह फिर परमिशन दी। अब एक बार हम लोग अभी अंडमान निकोबार में ब्रिज बना रहे थे। वो ब्रिज की हाइट इतनी बढ़ा दी कि मैंने उनको पूछा कि आज तक कभी भारत में ऐसे ही हाइट का कोई शिप आया क्या? बोले नहीं आया। बोले फिर हमको चुना क्यों लगाते हो? इतना बड़ा हाइट बढ़ाकर कितना खर्चा करना पड़ेगा? 200-250 करोड़ लगा दिए, उसने लिख दिया, ठप्पा मार दिया। और फिर करते करते 4 बार पर्रिकर साहब के साथ मीटिंग करके उसकी हाइट कम करके मैंने 300 करोड़ बचाया। मेरा भी घर का कोई जाता। Everywhere we need positive development oriented approach with a reasonable understanding, and that reasonable understanding is very important.
ऑलवेज मैं एक बात कहता हूँ कि ब्रेकिंग पॉइंट, यानी हमको किसी भी चीज़ को तोड़ना नहीं है, बेंड तो कर सकते हैं। व्हाट इज द लास्ट ब्रेकिंग पॉइंट, वी हैव टू फाइंड आउट। और जब भी कोई सोल्यूशन प्रश्न होगा तो उसका पॉजिटिव अप्रोच ही नहीं होगा। मुझे बहुत बार लोग कहते हैं, मेरे पास जितने लोग आते हैं तो मैं कहता हूँ आपका काम कैसे हो सकता है, मैं करता हूँ। बहुत से विद्वान मुझे ऐसे मिलते हैं कि वो पूरे मेरिट स्टूडेंट है, वो पूरे IIT स्कॉलर है, सब अच्छा है, वो पूरी विद्वत्ता इसलिए खर्चा करते हैं टू आर्ग्यूमेंट कि आपका काम कैसे नहीं हो सकता, और उसी के लिए वो अपने बहुत सी बातें कहते हैं। वी नीड प्रैक्टिकल रीजनेबल अप्रोच, हाउ वी कैन इनकरेज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन द कंट्री, हाउ वी कैन गिव स्पीड टू अवर न्यू रिसर्च innovations, how we can reduce the cost and how we can accept the new technology। आज भी हमारे देश में हेलीकॉप्टर नहीं है, हम लोग बाहर से ला रहे हैं। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, उनके किताब में लिखा है कि अभी भी हम लोग बना रहे थे, नहीं बना सके। आज हमारा हेलीकॉप्टर इसमें बनता है, पर आज पैसेंजर हेलीकॉप्टर में कोई भी आता है तो बाहर से खरीदता है। हमारे शिपिंग में बहुत बार मैं कैटरमैन है, हावरक्राफ्ट से, मैं लंदन गया था 2 साल पहले, तो वहाँ आकर मैंने हावरक्राफ्ट कंपनी वाले से बात की, तो उसने कहा कि हाँ, मैं 2 बार वो इंडिया आया, मैंने भी उससे बात की। फिर गोवा शिपयार्ड ने कहा कि हम इसके साथ जॉइंट वेंचर करते हैं। मैं हर बार गोवा जाता हूँ, उसको पूछता हूँ उनको कि होंगे शायद बैठे हुए यहाँ। वो परिकर को भी पीछे लगा था, वो बोलता है जॉइंट वेंचर हो रहा है सर, वी आर ऑन द जॉब। अब 2 साल ही इज ऑन द जॉब, कुछ नहीं हुआ, जॉइंट वेंचर हुआ ही नहीं, क्योंकि वो फाइल घूमते रहे होंगे कहीं तो भी। अब वो कोई हावरक्राफ्ट नहीं है ना, कुछ नहीं है, अब लोग हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि अभी आपके डिफेंस सेक्टर में जितने शिपयार्ड्स हैं, अब इनकी डिलीवरी का कितना टाइम है जरा निकालो। इनके पास 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल ये डिलीवरी नहीं देती, ये मेरी जानकारी है। इतना इनके पास काम भरा हुआ है। और प्राइवेट सेक्टर के जितने शिपयार्ड हैं लगभग पूरा दिवाला पीट चुके हैं, खत्म हो गए। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक दिन बुलाकर कहा कि तुम टेक ओवर करो। बोला मैं क्यों टेक ओवर करूँ, मैं नहीं टेक ओवर करता। बोले ये बैंकों का लोन है। मैंने बोला ये किसके कारण है? जब आपके पास ऑर्डर है, आप प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंसी से ऑर्डर नहीं देते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ऑर्डर दिए तो क्रिटिसिज्म होगा, कोई और कमेटी आएगी, कोई तकलीफ होगी, कोई कोर्ट में जाएगा, तो बेस्ट में दो इसको गवर्नमेंट शिपयार्ड को। आप डिफेंस शिपयार्ड को, उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने शिपयार्ड ऐसे हैं कि उनकी डिलीवरी पीरियड कौन सा है, और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के उनको कोई काम नहीं मिला, वो खत्म हो गए, लिटरली खत्म हो गए। मैं 2 साल से पीछे पड़ा हूँ कि आप कोई भी सिस्टम निकालो, आप ट्रांसपेरेंसी से ऑर्डर दो, आपको नहीं होता तो कोचिंग शिपयार्ड को दो, फिर वो करके उनको कुछ काम मिलेगा, उसका जो लोग है उनका एम्प्लॉयमेंट तो भी बचेगा, पर ये नहीं हो पाया। अब मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको ट्रांसफॉर्म एंड रिफॉर्म, ये 2 शब्दों के बारे में हम लोग बहुत आग्रही है, और आप लोग बहुत विद्वान भी हैं, आपका सबका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है, पर ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को टाइम बाउंड करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट का काम है। निर्णय रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करो, अप्रूव करना है तो अप्रूव करो, पर 8-8 साल, 10-10 साल, यानी एक बार ऐसा होता है कि एक टेक्नोलॉजी हम लोग अप्रूव करते हैं और जब आखिरी बनाते हैं तब तक वो आउटडेटेड हो जाती है, यानी हमारा 8 साल फुकट गया, फिर नई टेक्नोलॉजी आती है। अभी मैं हमारे कोचिंग शिपयार्ड के चेयरमैन बैठे हैं, मैंने इनिशिएटिव लिया कि आप LNG एज ए फ्यूल यूज़ करो। मैंने एक प्राइवेट सेक्टर के बड़े व्यक्ति ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को बोला, उसके पीछे बढ़ा कि तुम ये जॉइंट वेंचर करो। अभी हमने पेट्रोनेट के साथ जॉइंट वेंचर किया, जो बार्स बनाना है उसमें LNG एज ए फ्यूल को यूज़ करना है। LNG फ्यूचर फ्यूल है, कॉस्ट सेविंग है, पोल्यूशन कम है। अब कहीं ना कहीं अच्छे इनिशिएटिव के बारे में क्यों नहीं मेक इन इंडिया में हमारे इंजन बन सकते हैं? क्या हमारे यहाँ नेवल आर्किटेक्ट्स नहीं है? क्या डिज़ाइनिंग करने वाले नहीं है? पर जिस स्पीड से हम लोग इस सेक्टर को और बढ़ाना चाहते हैं, उसमें मुझे पता नहीं है कि सिस्टम में गतिरोध कहाँ है, और इसलिए ट्रांसपेरेंट वे से विदाउट एनी करप्शन हमको फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से नए इनोवेशन टेक्नोलॉजी को हमको प्रोत्साहित करना होगा। हमारा ब्रेन अच्छा है, वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन, बट एट द सेम टाइम हमारा जो ब्रेन है वो दुनिया में प्रसिद्ध है। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हमारे सिविल इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स वर्ल्ड में सब जगह रेप्यूटेड है, और आज हमारे सिस्टम में भी जो काम करने वाले साइंटिस्ट हैं वो भी अच्छे हैं।
आज हमारे यहाँ सैटेलाइट में कितना अच्छा काम हमने किया। मुझे याद है कि मैंने एक बार मैं लंदन में इलेक्ट्रिक बस में घूमा, तो उन्होंने बोला इसकी 2.5 करोड़ कीमत है। तो मैंने कहा इतनी कीमत क्यों है? तो मुझे पूछने लगे तो आपकी क्या एक्सपेरिमेंट, 25 लाख में बस चाहिए? तो बोले संभव नहीं है। तो बोला क्यों संभव नहीं है? तो बोले इसमें 55 लाख रुपए का बैटरी बैकअप है, लिथियम आयन बैटरी का। मैं आया वहाँ से, आने के बाद मैंने कई अखबार में पढ़ा कि ये सैटेलाइट के लिए लिथियम आयन बैटरी का रिसर्च हमारे इसरो के लोगों ने किया है। तो मुझे लगा हमने इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैंने हमारे ARIS से सब लोगों को बुलाया और अन्ना दुरई करके वहाँ के डायरेक्टर थे, उनके साइंटिस्ट और टीम को बुलाया और मीटिंग करके मैंने कहा कि आप ये लिथियम आयन बैटरी बना सकते हैं कार के लिए, बस के लिए? हमने कहा बना सकते हैं। फिर आपने बनाई क्यों नहीं? उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, हमको किसी ने कहा नहीं। गवर्नमेंट ऐसी चलती है, कोई तो भी कहने वाला चाहिए तो उसको काम होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो मैंने कहा मैं आपको कहता हूँ, आपको पैसा भी देता हूँ। बोले पैसे की ज़रूरत नहीं, हम करेंगे। और 6 महीने के बाद मेरे पास आया और उन्होंने पूरे वो लिथियम आयन बैटरी के सेल बनाए, उस स्कूटर को लगाया, स्कूटर चली, अब कार को चले, अब वो 55 लाख रुपए का बैकअप वो 6 से 7 लाख रुपए में उन्होंने बनाया। फिर बनाने के बाद फिर 4-5 महीने हुए, मुझे लगा इसको कमर्शियलाइज करो। तो मैं देखा तो वो कमर्शियलाइज कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैंने इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि वो फेल को उन्होंने पूरा होलसेल रेट दिया। तो फिर मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना है, सब लाना है, ये ऐसे कैसे काम होगा? क्योंकि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो उनको मैंने समझाया तो उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा कि ये क्या कह रहे हैं नीति जी? तो बोले मैं आपके यहाँ मीटिंग कराता हूँ। फिर सबको बुलाया, किरण कुमार जी और हुआ है। तो उनको मैंने पूछा कि ये आपने जो टेक्नोलॉजी है भेल को क्यों दी? सरकारी कंपनी है। बोला सरकारी कंपनी है तो कभी डेवलप नहीं होगा, आप इसको जो फीस लेना है लो और कमर्शलाइज करके मार्केट में दो। तब कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा आप सच कह रहे हैं। अब उन्होंने 1 करोड़ रुपए में लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी को प्राइवेट देने का निर्णय किया। मुझे परिकर जी बता दो, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, रिसर्च जो किया है हमारे लोगों ने, उसको कमर्शियलाइज नहीं होती, क्योंकि उसका मार्केटिंग करके अगर वो कमर्शियलाइज किया तो रॉयल्टी के रूप में बहुत पैसा मिल सकता है और देश का फायदा हो सकता है। पर कहीं तो भी वो करने में जो कुछ पॉलिसी बनी हुई है उसकी अड़चनें शायद उसमें आड़े आती होगी। पर मुझे लगता है कि अब जैसे ये लिथियम आयन बैटरी को हमने सबको देने का तय किया है, तो 2.5 करोड़ की बस अब 95 लाख रुपए में आई। जैसे सोलर पावर पहले 16.5 रुपये यूनिट थी, अब वो 2 रुपये 63 पैसे आई। तो मेरा विश्वास है कि इस साल दिसंबर तक ये बस जो है ये 75 लाख 60 लाख रुपए तक आएगी और पेट्रोल डीजल की तुलना में देश में हमारी इलेक्ट्रिक बस चलेगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजीनियस। तो यही मुझे लगता है कि आज डिफेंस सेक्टर में, शिपिंग में, शिपयार्ड जो है उसमें हमको निश्चित रूप से नए रोजगार का निर्माण कैसे होगा और हम इसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे कोचिन शिपयार्ड और ये अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो हम लोग एक्सपोर्ट करने के लिए कॉम्पिटिटिव होंगे, नहीं तो चाइना की तुलना में हमें कठिनाई जाएगी। पर अब चाइना में धीरे धीरे कॉस्ट बढ़ रही है और हम भी अब कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% से हम 12% तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इनलैंड वाटरवेज और कोस्टल ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम लोग 6 नए पोर्ट्स बना रहे हैं। हमारे 12 मेजर पोर्ट है जो प्रॉफिट में है और 12 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट सागरमाला में पोर्ट लेड डेवलपमेंट में है और इसमें 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं। पेट्रोलियम क्लस्टर है, ये केमिकल क्लस्टर है, अभी ये कमर्शियल व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं, ये पुराने शिप है इसको रिसाइकलिंग पर काम किया जा सकता है और ये 14 इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेकर 12 लाख करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर आएगी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारा GDP बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, रोजगार की निर्मित होगी और इसलिए डिफेंस सेक्टर में आज निश्चित रूप से बहुत बड़ा पोटेंशियल है। शुरुआत तो हुई है, निश्चित रूप से हमारे सिस्टम में इसके बारे में सोचना भी शुरू हुआ है और काम भी हो रहा है। पर मेरा कहने का उद्देश्य कि इसकी गति बढ़ानी चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच पर सोचना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को अगर हम जिंदा नहीं रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर अगर पूरा खत्म हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी। और मैं तो अभी सी प्लेन के लिए कोशिश कर रहा था। अब सी प्लेन जो है वो कनाडा में है, अमेरिका में है, जापान में है, जर्मनी में है। तो मैं हमारे लोगों के, हमारे देश में ये क्यों नहीं हो सकता? इतने तालाब है, इतने डैम है,
कि एयरपोर्ट को छोड़कर हम लोग सी प्लेन बनाकर कितना बड़ा टूरिज़्म में हम एम्प्लॉयमेंट क्रेडिट खड़ा कर सकते हैं। अभी मैं 17 रोड ऐसे बना रहा हूँ कि जिसके लिए मुझे अनुमति मिली है डिफेंस की, कि जो एयरपोर्ट उसी पर रोड भी होगा और एयरपोर्ट भी होगा। जब रेलवे का फाटक बंद होगा तो उस पर एयरपोर्ट प्लेन उतरेगा, एयरपोर्ट चला जाएगा, फिर चालू हो जाएगी गाड़ियाँ जाना, फिर गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, प्लेन आएगा, ऊपर उड़ जाएगा। क्योंकि 400 किलोमीटर जहाँ एयरपोर्ट नहीं है, अरुणाचल राजस्थान की सीमा में, अगर ऐसी एयर स्ट्रिप अगर बनेगी जो कम खर्चे में बनेगी तो वो हमारे लिए उपयोगी होगी। और इसलिए आखिरी में मेरा आपसे कहना है कि आउट ऑफ बॉक्स नेशनल इंटरेस्ट में इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, नए रिसर्च, इसको बड़े प्रमाण पर हमको प्रोत्साहित करना होगा। और उसमें से जो काम के हैं उसको कमर्शलाइजेशन करने की जो प्रोसेस है वो गतिशील बनानी होगी और उसकी निर्णय प्रक्रिया गतिशील करनी होगी। कोई भी चीज़ जो करने का तय करे उसका मैक्सिमम पीरियड 2 साल का हो। अदरवाइज हम लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने जितने एग्रीमेंट साइन किया है डिपार्टमेंट उसका रिव्यू करो। एग्रीमेंट साइन करके आने के बाद 3-3, 4-4 साल वही होता है। अभी चाबार में मैं चाबार पोर्ट बना रहा हूँ तो मैं पीछे पड़ा हूँ, इस तारीख को मुझे इनॉग्रेशन करना है। प्रॉब्लम्स है क्योंकि कभी कभी सरकार में ऐसा काम होता है कि सबने मिलकर काम करना, इसका अर्थ होता है किसी ने काम नहीं करना। और इसलिए एक आगे जाता है तो दूसरा पैर खींचता है, दूसरा जाता है तो ये पैर खींचता है, तो काम ही आगे नहीं जाता। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ये तारीख है, इस तारीख को मुझे इनॉग्रेशन करना, तो हम लोग काम में लग गए। तो मुझे लगता है कि समवेयर विथ फुल ट्रांसपेरेंसी, विदाउट करप्शन, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, विथ यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशन, न्यू रिसर्च, ये हमारी एसेट है। और ये जो नॉलेज है, ये कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा देश का फ्यूचर है। और इसलिए डिफेंस ऐसा सेक्टर है कि डबल डिजिट में अगर जीडीपी को ले जाना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो डिफेंस में है वो इंपोर्ट भी कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी। मैं बहुत बार डिफेंस मिनिस्टर कहते, जबलपुर में एक फैक्ट्री है ट्रक की, डिफेंस की है, तो कोई नए ट्रक खरीदने की बात चल रही थी तो मैंने कहा ये ट्रक वहाँ से लाने के बजाय जबलपुर के साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ ट्रक क्यों नहीं बनाते आप? हमारे लड़कों की एंसिलरी खड़ी होगी, हमारे लोगों को रोजगार निर्माण होगा। और इसलिए डिफेंस में जो कुछ प्रोडक्शन होगा वो देश के जीडीपी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देश में हमारी जो टेक्निकल मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर है, उसके लिए नया एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा करेगा। और इसलिए मैं आज के आपके सेमिनार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि आने वाले समय में इसमें बहुत गतिशीलता भी होगी। अभी भी काम अच्छा ही चल रहा है, आने वाले समय में और अच्छा काम होगा और देश का जीडीपी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 30% तक जाएगा, उसमें डिफेंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। ये विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।